हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, क्यों सबसे ज़्यादा नॉलेज मेरे वर्ड्स के अंदर छिपी है भाई। अगर आप मेरे लेक्चर सीरीज़ देखते हो तो मेरे वर्ड्स पर पूरा ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन ये है कि एक्स कोमा वाई पसेसिस ए बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों वेरिएबल्स बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। ओके, ठीक है ना। मैंने अगर गलत लगा दिया, यहाँ अगर नहीं लगा हुआ है। राइटर कहना चाह रहा है कि अगर एक्स एंड वाई पसेसिस बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स और वाई बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि, एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, अगर एक्स और वाई का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब अगर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जिसके अंदर ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, बी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, इज ए नॉर्मल वेरिएट। ओके, अर्थात ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये जो है नॉर्मल वेरिएट्स है, अर्थात नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई कि अगर एक्स और वाई जो है बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करता है। आगे रिवर्स में क्या है कि अगर एक्स और वाई का लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करता है तो एक्स और वाई जो है वो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन के अंदर इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा हुआ है। एक चीज़ मानते हुए चलूँगा, दूसरी का प्रूफ दूंगा, दूसरी मानते हुए चलूँगा, पहले वाली का प्रूफ दूंगा। पहले मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि अगर एक्स और वाई जो है बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तब मेरे को दिखाना है कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये नॉर्मल वेरिएशन को, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को या नॉर्मल वेरिएट्स को फॉलो करता है। दिस इज माई फर्स्ट प्रूफ। चलो देखता हूँ पहले तो क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। आपको पता है इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट या सपोज दैट एक्स कोमा वाई फॉलो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू1 म्यू2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर एंड रो। ठीक है ना। देन तब मेरे को प्रूफ करना है, ये मैंने पहले ही मान लिया। देन वी वांट टू प्रूव दैट ध्यान से देखना है बेटा, इस टोटल क्वांटिटी को मैंने z के बराबर माना। ए एक्स प्लस के बी वाई लिख वैसे ही रहा हूँ मैं। वी वांट टू प्रूव दैट ए एक्स प्लस बी वाई, कंडीशन दे रखी है ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, इज नॉर्मल वेरिएट्स, यानी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, नॉर्मल वेरिएट्स। ओके, मेरा टारगेट ये है। क्लियर। अगर एक्स और वाई बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तब मेरे को दिखाना है z, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का। ओके, अब मैं z की बात करूँगा, क्यों z को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना चुका एक्स और वाई का, तो z जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, अब ध्यान से सुनना भाई। मेरे को गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट x and y follows bivariate normal distribution। ओके, नाउ अभी तक मैंने आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही पढ़ाया है, मैं उसका यूज़ करूँगा। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है भाई, जहाँ तक भी है सारी बता दूंगा। एम ऑफ एक्स टी जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स टी। एक डेफिनेशन तो ये होती है।
ओके, क्लियर है ना। अगर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में डेटा गिवन है तब तो इससे निकलता है। दूसरा जो होता है एम ऑफ एक्स टी जो होता है, अगर आपको डेंसिटी फंक्शन गिवन है तब होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी एफ एक्स इंटू डी एक्स। दूसरी डेफिनेशन होती है ये, आप इसको भी जानते हो। तीसरी डेफिनेशन होती है एम ऑफ एक्स टी की, तीन ही डेफिनेशन होती है, वो होती है सम्मिशन ई की पावर एक्स टी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। नहीं होता है। ओके, तीनों बता दूंगा कब होती हैं, कैसे होती हैं। जब आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होती है या डेंसिटी फंक्शन गिवन होता है तब आप इस डेफिनेशन का यूज़ करते हो। आपने बीएससी पार्ट 2 बीएससी पार्ट 1 के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। ओके, अगर आपको डेंसिटी फंक्शन गिवन है तब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हो। अगर आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है तब आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हो। ओके, यानी ये जो फार्मूला है ये दोनों में कॉमन होता है, डेंसिटी फंक्शन के लिए भी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए भी। ओके, समझ आती है मेरी बात। यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स टी का यूज़ डेंसिटी फंक्शन के लिए भी कर सकता हूँ और बोले तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए भी। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस थ्योरम के अंदर मैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की इस वाली डेफिनेशन का यूज़ करूँगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स टी। क्लियर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना है। तो नाउ किसका यूज़ करूँगा भाई मैं, एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स टी, इस फार्मूले का यूज़ करूँगा, आप जानते हो। नाउ एक्स कोमा वाई किसको फॉलो करता है, फॉलो बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू वन म्यू टू सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर एंड रो, यही होता है ना। सो दैट अगर मैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात करूँगा इसके, ओके, सो दैट एम ऑफ एक्स कोमा वाई T1 T2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, जब यहाँ x और t है तो e की पावर में x और t है, जब यहाँ x और y है और T1 और T2 है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगी, e की पावर T1x प्लस T2y। यही तो होगा ना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन। ध्यान से देखो आप, फिर बता रहा हूँ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है वेरिएबल x के लिए एम ऑफ एक्स टी, टी इज़ द पैरामीटर, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स टी। जब मैं ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करूँगा, यानी दो वेरिएबल्स के लिए लूँगा, तो एक्स वाई T1 कोमा T2 इज इक्वल टू एक्स के लिए T1 वाई के लिए T2, बीच में प्लस का निशान। क्लियर, नो प्रॉब्लम। ये तो आप जानते ही हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। सो दैट लगाओ इसमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का केस, एम ऑफ एक्स वाई T1 T2 इज इक्वल टू कितना निकलेगा भाई, कितना होता है, ये होता है ई की पावर, एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख लूँ या ई की पावर लिख लूँ, बात तो एक ही है। T1 म्यू वन प्लस के T2 म्यू टू प्लस 1/2 T1 स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर प्लस 2 रो T1 T2, ओके, T1 T2 इंटू सिग्मा वन सिग्मा टू, यही होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ एक तो होता है मेरे पास ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका प्रूफ लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको दे चुका हूँ। सपोज दैट ये ए है। नाउ ध्यान से देखना है बेटा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेड,
जिस जेड को मैंने लिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर के चल रहा हूँ ना। नाउ अगर मैं जेड के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का केस लूँ, नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेड क्या होगा भाई? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेड का मतलब निकलेगा एम जेड टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर जेड टी। यही तो होती है डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है सेम। देखो, एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स टी। ओके, यहाँ क्या होगा भाई? एम ऑफ जेड टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर जेड टी। क्लियर? बट जेड मैंने कितना माना हुआ है? जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी वाई। अब यहाँ आ जाइए आप, उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो अगर मैं एम ऑफ जेड टी की बात करूँगा, आप एम ऑफ जेड टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यानी ई की पावर टी इंटू ए एक्स प्लस के बी वाई। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ से निकल कर के आया, ध्यान से देखना है। एम ऑफ जेड टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर ए टी एक्स प्लस बी टी वाई। अब देखो बेटा, आप वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखो, आप जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। यहाँ है टी वन एक्स प्लस टी टू वाई। जब टी वन एक्स और टी टू वाई है तो फार्मूला मेरा ये निकल रहा है। जब यहाँ है ए टी एक्स और बी टी वाई तो फार्मूला मेरा क्या होगा? देखो बेटा, कितना सा चेंज आ रहा है, ज़रा चेंज को समझने की कोशिश करना आप। ये जो चेंज आ रहा है ना, इस चेंज को अगर आप पकड़ लोगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी वन एक्स प्लस टी टू वाई। यही होता है ना। अब मेरे को z का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है लीनियर कॉम्बिनेशन का। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है। मैंने इसके ऊपर सीधी डेफिनेशन लगाई मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की। मैंने यहाँ z की वैल्यू डाली और मेरे पास z की वैल्यू डालने के बाद ये रिजल्ट आ चुका। ज़रा इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, कोई डिफरेंस नहीं है, उसी टाइप का है, सेम। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, T1 की जगह AT लिखा हुआ है, T2 की जगह BT लिखा हुआ है। तो मैं यही चेंज कर रहा हूँ बेटा। ओके, मैं कह रहा हूँ कि सो दैट कितना सा चेंज है, सो दैट T1 की जगह जो चेंज है वो चेंज है AT का, और T2 की जगह जो चेंज है वो चेंज है किसका? BT का। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। और जब मैं इसका मोमेंट, देखो आप, जब ये चीज़ है तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका ये निकला हुआ है, जिसका प्रूफ लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको दिया हूँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाली डेफिनेशन में। तो यहाँ सेम कंसेप्ट लगाते हुए ये कितना निकल कर के आएगा? एम जेड टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, सिर्फ इतना सा चेंज है, T1 की जगह और T2 की जगह चेंज करूँगा मैं। इसके अंदर कितना आ जाएगा? ये ई को, इसको लिखो EXP की फॉर्म में लिख लो, एक्सपोनेंशियल ऑफ T1 की जगह भी T1 की जगह कितना डालूँ? AT डालो आप। T1 की जगह चेंज आ रहा है AT μ1 प्लस T2 की जगह BT μ2 प्लस 1/2। T1 की जगह चेंज आ रहा है AT का स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर। T2 की जगह जो चेंज आ रहा है कितना आ रहा है? BT का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस के 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। T1 की जगह है AT और दूसरे की जगह है BT, और तो कोई चेंज नहीं है ना। क्लियर? आगे चलते हैं यहाँ से, अगर ये चेंज आपकी समझ आ चुका तो। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया और अगले वाला रिजल्ट निकाला, एम ऑफ जेड टी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये मेरे पास निकल करके आया बेटा, ई की पावर में ना लिख करके मैंने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा। इन दोनों में से टी कॉमन आ रहा है, मैंने टी कॉमन ले लिया। कितना बचा? ए μ1 प्लस के बी μ2 आपके सामने है।
प्लस इस सारे में से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सारे में से एक टी स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लिया, बटे 2 तो था ही। यहाँ बचा कितना, ए स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस के 2 रो ए बी सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब इसको देखो बेटा, दिस इज, ध्यान से देखना, अगर आपका बीएससी पार्ट 2 और बीएससी पार्ट 1 मजबूत होगा तो मेरे हर एक लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर बीएससी पार्ट 1 और बीएससी पार्ट 2 का स्टैटिक्स आपका डाउन होगा ना तो मेरे को बहुत दिक्कतें आएंगी, तुम्हें रटना पड़ेगा। मैं तो समझा दूंगा, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कर दूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्यों, पीछे के कंसेप्ट बहुत यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ से देखो बेटा, इस लाइन को मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है, एक बार इस पेपर को हटा दो वरना आपको डाउट हो सकता है। दिस इज, ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन, दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है किसका, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर x माइनस म्यू बटे 2 सिग्मा स्क्वायर। आप जानते हो इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोल रहा हूँ उसका। ओके, तो ये किसका है भाई, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। और कब है, जब इसके अंदर म्यू की जो वैल्यू है वो ये है, म्यू की वैल्यू कितनी है भाई, a म्यू1 प्लस के b म्यू2। ओके, अगर इसको सारे को म्यू मान लिया जाए, ध्यान से सुनना, एंड सिग्मा स्क्वायर किसको मान लिया जाए, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू मान लिया जाए सिग्मा 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस के 2 रो ए बी सिग्मा 1 सिग्मा 2। अगर ये दोनों वैल्यू मैं सुपोज कर लूँ थोड़ी देर के लिए अपने माइंड के अंदर, ओके, इसको मैंने सुपोज किया और इसको भी सुपोज किया, फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन पैदा होगा, सर आपने इनको सुपोज क्यों किया, बता रहा हूँ। मीन है, ये भी मीन है भाई। एक बात बताओ, आपके पास 2 मीन है, 2 मीन को जोड़ने पे कोई स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी ना निकलेगा, मीन ही तो निकलेगा भाई। 2 नंबरों को अगर आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद कोई तीसरा नंबर ही तो निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि अल्फ़ाबेट निकल जाए या इंसान निकल जाए, भूत निकल जाए, नंबर ही तो निकलेगा। ये क्या है, मीन, ये क्या है, मीन। 2 मीन को जोड़ने के बाद दोनों मीन को, चाहे उन्हें किसी भी नंबर से गुणा करो या ना करो, जोड़ करो या ना करो, लेकिन जैसे 2 नंबर को घटाने पर एक नंबर निकलता है, 2 नंबर का गुणा करने पर भी नंबर निकलता है, ठीक इसी तरीके से 2 मीन का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने पर भी मीन ही निकलता है। और सेम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का, 2 अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन का, ओके, ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस मान लो या स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो, सिर्फ स्क्वायर का डिफरेंस होता है, आप समझते हो सारी चीज़ें। ओके, ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना, वो भी वेरिएंस होता है। पहले वाले वेरिएंस को जोड़ा, दूसरे वाले वेरिएंस को जोड़ा, फिर वेरिएंस को नंबर से गुणा करके कुछ भी रिजल्ट निकलेगा तो वेरिएंस ही। ओके, इसलिए मैंने इसको वेरिएंस सपोज किया। तो यहाँ मेरे पास जो निकल कर के आया, एम ऑफ जेड टी इज इक्वल टू हुआ ई एक्स पी, कितना निकल गया भाई, म्यू टी प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। अब आप गौर करो, आप एम ऑफ जेड टी जो निकला वो ये निकला बेटा, ई की पावर कितना है, ये ई की पावर म्यू टी है ना, ई की पावर म्यू टी प्लस के टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बटे 2। कुछ याद आ रहा है ना, कुछ याद आ रहा है। किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, आपके याद आ चुका होगा, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा। दिस इज जेड क्या है, मोमेंट जनरेटिंग, जेड एम ऑफ जेड टी क्या है, दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि जेड जो है, जेड फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर के साथ। ओके, क्लियर। z की वैल्यू कितनी है, बट z जो है वो क्या है,
ए एक्स प्लस के बी वाई है, अर्थात ए एक्स प्लस के बी वाई ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के साथ। आपको दिखाना क्या था? आपको दिखाना भी यही था कि भाई ए एक्स प्लस के बी वाई जिसको मैंने जेड मान लिया था इज ए नॉर्मल वेरिएट। क्या हुआ ये? जेड इज ए नॉर्मल वेरिएट। हैंस आप क्या कहोगे? हैंस सो दैट z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी वाई इज ए नॉर्मल वेरिएट। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा भाई? अब मैं इसका रिवर्स चलूँगा। देखो यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है। अब मैं करूँगा कि अगर ए एक्स प्लस के बी वाई नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करते हैं तब मेरे को शो करना होगा कि एक्स एंड वाई फॉलो बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ रिवर्स चलते हैं। अब नाउ सपोज दैट ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने इफ एंड ओनली इफ करके है। अब मैं इसको उल्टा लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ सपोज दैट क्या मानूँ भाई मैं? z इज इक्वल टू है ए एक्स प्लस के बी वाई, ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, बी नॉट इज इक्वल टू 0 है, इज ए नॉर्मल वेरिएट। अगर ये नॉर्मल वेरिएट है then we want to prove that अब क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो आप, एक्स एंड वाई पसेस बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ एंड ओनली इफ का केस है। तब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि भाई देन टू प्रूव दैट, दोबारा लिख रहा हूँ, देन टू प्रूव दैट एक्स कोमा वाई हैव ए, शॉर्ट में लिख लो, हैज़ ए बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यही है ना टारगेट? चलो भाई वहीं से चलते हैं जहाँ से मेरा काम था। देखो बेटा, मेरे को गिवन क्या है? अब गिवन दैट z इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को ए एक्स प्लस के बी वाई, यही तो दिया हुआ है ना। देखो आप, z इज इक्वल टू कितना है? ए एक्स प्लस बी वाई, और ये जो है ये नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और ये फॉलो क्या क्या करता है? एंड z फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। इसका मैं प्रूफ दे चुका। इसका मतलब ये निकलता है कि ए एक्स प्लस के बी वाई फॉलो करता है, ये फॉलो का निशान है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन म्यू सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। आप तो समझते ही हो। ओके, क्लियर है ना? नाउ आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अगर मैं म्यू की बात करूं, म्यू बोले तो मीन की बात करूं, म्यू इज इक्वल टू होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड। ओके, मीन तो यही होता है ना भाई। ओके, जरा यहाँ से चलो आप, बराबर क्या होता है? मीन होता है ना। ओके, पहले मीन की बात कर लेते हैं, वेरिएंस की बात बाद में करेंगे। तो मीन इज इक्वल टू जो होगा वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड, और यहाँ से मैं जेड की अगर वैल्यू डाल दूँ, म्यू इज इक्वल टू ई, जेड की वैल्यू कितनी है बेटा? ए एक्स प्लस के बी वाई। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, इसको लिख सकता हूँ ई ऑफ ए एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी वाई,
और यहाँ से म्यू का रिजल्ट निकल कर के आएगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन की तरह, एक्सपेक्टेशन से बाहर आता है। ओके, आप इस चीज़ को जानते हो, ये निकल गया ना, क्लियर है ना। और यहाँ से मेरे पास निकल कर के आएगा बेटा म्यू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई ऑफ एक्स को मैंने मान लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स म्यू एक्स, प्लस बी ई ऑफ वाई को मान लिया मैंने म्यू वाई। आप भी जानते हो ई ऑफ एक्स का मतलब ही म्यू एक्स होता है और ई ऑफ वाई का मतलब ही म्यू वाई होता है, ये तो आपको पता ही है। ओके, म्यू की बात तो हुई मेरी ही है, ज़रूरत पड़ने पे आगे भी चलूँगा, आगे भी इसको यूज़ करूँगा। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूँ या वेरिएंस की बात करता हूँ। ओके, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है भाई, आप जानते हो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वेरिएंस ऑफ जेड। क्यों ले रहा हूँ मैं ये, देखो आप जेड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से लेकर के चल रहा हूँ मैं। ओके चलो, तो वेरिएंस ऑफ जेड का मतलब क्या निकल गया, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है ए एक्स प्लस के बी वाई। क्लियर। और बेटा ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, कभी आप ये कहो कहाँ से निकल करके आया ये, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें वेरिएंस में हमेशा स्क्वायर चलता है, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab रो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई होता है वैसे तो, लेकिन मैंने दूसरी फॉर्म में लिख दिया। दिस इज फंडामेंटल फार्मूला। इसका जो फार्मूला होता है ना बेटा, ये फार्मूला ही होता है, आपने बीएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सीधा फार्मूला ही बनता है। वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस के बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। कई राइटर इसको कोवेरिएंस में बदल करके भी लिखते हैं। 2ab ये सारे का सारा बनता है कोवेरिएंस ऑफ ab या कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, जो भी यहाँ है। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। वेरिएंस और कोवेरिएंस निकल गया। अब इसी पर आ जाऊँगा आप जहाँ थे आप, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात करता हूँ, ये है ना मेरा, इसी पे चलते हैं जो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की भी बात करता हूँ। अगर मैं एम ऑफ जेड टी की बात करता हूँ, एम ऑफ जेड टी इज इक्वल टू, जेड किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है ना, ध्यान से देखना है, जेड किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो एम ऑफ जेड टी का मतलब निकलता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो कितना निकल जाएगा, ये निकल कर के आएगा ई ऑफ एक्स पी म्यू टी प्लस के टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बटे 2, यही तो निकलेगा। समझने की कोशिश करना आप। फिर बता रहा हूँ, जेड किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, ई की पावर म्यू टी प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बटे 2। वही कह रहा हूँ मैं, क्यों, जेड फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। क्लियर। अब अगर ऐसा है तो देखो बेटा मैं क्या करूँगा, मैं ज़रा सा इसके अंदर चेंज करूँगा और चेंज करने के बाद जो है अब चलता हूँ आगे की तरफ, क्या चेंज होंगे कैसे चेंज होंगे। ओके, एक चीज़ और भी है बेटा, रुको अभी आप, ये मैं इसकी ज़रूरत पड़ रही है मेरे को, ज़रा इसको यहाँ लिख लूँ वरना आपको प्रॉब्लम होगी। म्यू इज इक्वल टू है ए म्यू एक्स प्लस बी म्यू वाई, और तो समझ आएगा। ओके, अब देखो बेटा क्या करूँगा मैं, एम ऑफ जेड टी इज इक्वल टू ई एक्स पी, म्यू की वैल्यू डालो आप, म्यू की वैल्यू डालो डायरेक्ट, म्यू की वैल्यू कितनी है ए, भाई टी तो मल्टीप्लाई में पहुंच गया, ए म्यू एक्स प्लस बी म्यू वाई, यही हुआ ना। क्लियर, म्यू की वैल्यू डाल दी मैंने, यहाँ डाली है म्यू की वैल्यू। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इन एम जेड टी, डल की वैल्यू प्लस 1/2 ये टी स्क्वायर बटे 2 ये लिखा मैंने, टी स्क्वायर बटे 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है। ओके, ए स्क्वायर
वेरिएंस ऑफ एक्स को लिखा मैंने सिग्मा एक्स स्क्वायर, आप भी जानते हो वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ वाई जो होता है सिग्मा वाई स्क्वायर होता है, आपको पता है। इसको लिखा मैंने प्लस के बी स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस के 2ab रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। क्लियर? क्लियर है ना? अगर मैं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसके अंदर ज़रा सा चेंज कर दूं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। एक जगह t इज इक्वल टू AT1 डाल दूं, एक जगह t इज इक्वल टू BT2 डाल दूं। ओके, मैं यहाँ डालूं बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ देखो आप, सपोज दैट सेम करूँ मैं, जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे AT की वैल्यू डाल दूँ मैं, AT इज इक्वल टू डाल दूँ T1 एंड BT की वैल्यू डाल दूँ मैं T2। ओके, अगर मैं ये दोनों वैल्यू डाल दूँ तो मेरे पास ऊपर क्या निकल करके आएगा, M ऑफ ZT इज इक्वल टू EXP। देखो बेटा कितना बनेगा, AT की वैल्यू मैंने डाली T1, AT की वैल्यू T1 डाल दी, कितना निकल गया ये निकल गया T1 म्यू1 या म्यू एक्स प्लस के BT की वैल्यू मैंने कितनी डाली T2 म्यू वाई बन गया ना। यहाँ डाल करके देखो वैल्यू, AT की वैल्यू T1 अंदर से मल्टीप्लाई किया, BT की वैल्यू T2 प्लस यहाँ कितना निकल गया 1/2। जब आप इसकी गुणा करोगे A स्क्वायर T स्क्वायर का मतलब T1 का स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस जब आप इसके गुणा इसके साथ करोगे कितना निकलेगा B स्क्वायर T स्क्वायर। मेरे वर्ड को समझो, B स्क्वायर T स्क्वायर और B स्क्वायर T स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, T2 स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। इसी प्रकार अगले वाला जो रिजल्ट बनेगा कितना बनेगा भाई, प्लस के 2 रो T1 T2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बन जाएगा ना। देखो आपके सामने है। ओके, बिल्कुल बन रहा है भाई। AB से TAB से एक T इसके साथ लगा दूंगा। इसको देखो आप, इसको मैं लिखूंगा TA TB रो 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। लास्ट वाले स्टेप के साथ ये T स्क्वायर को इसके साथ लिखा। जब T स्क्वायर A स्क्वायर लिखूंगा, T स्क्वायर A स्क्वायर का मतलब T1 स्क्वायर, T स्क्वायर B स्क्वायर का मतलब T2 स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर तो है ही, सिग्मा वाई स्क्वायर है ही। मेरे ख्याल से ये स्टेप आपकी समझ आ चुका होगा। ओके, और ये किसका बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, दिस इज, इसको क्या लिखूंगा मैं, दिस इज MGF ऑफ बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो दैट आप क्या कहोगे, x कोमा वाई फॉलो बाई वेरिएट नॉर्मल सिग्मा 1 सिग्मा 2 म्यू1 म्यू2 रो। और यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये मैं अगर सपोज कर लूँ तो ये रिजल्ट बनेगा। यहाँ से देखो आप, AT की वैल्यू में T1 डाल दूंगा, BT की वैल्यू T2 डाल दूंगा, T स्क्वायर A स्क्वायर की वैल्यू T1 स्क्वायर डाल दूंगा, T स्क्वायर B स्क्वायर की वैल्यू T2 डाल दूंगा, और इसको मैं ऐसे करके T1 और T2 डाल दूंगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, मेरे ख्याल से आपकी समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको अगर डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे मिलिए, आई विल हेल्प यू। बाय।